उपराष्ट्रपति पद के लिए वेंकैया नायडू का जीतना लगभग तय है। बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त, क्योंकि जितने आंकड़े चाहिए उससे भी 100 जो आंकड़ों का गणित है वो उन्हें ज्यादा मिल रहा है और इसी वजह से माना जा रहा है कि शाम 7 बजे तक इस बारे में ऐलान कर दिया जाएगा कि वेंकैया नायडू बन चुके हैं देश के अगले उपराष्ट्रपति। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कांग्रेस मुक्त नई दिल्ली का 18 राज्यों में, क्योंकि एक तरफ जहां 13 राज्यों में बीजेपी, दूसरे राज्यों में सहयोगियों के साथ 18 राज्यों में बीजेपी एनडीए शासित है, तो वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली भी पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त हो गई है। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि इसके मायने क्या है, आगे आने वाले वक्त में इसका असर कैसा देखने को मिलेगा, इस पर बातचीत करेंगे। और जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजकिशोर जुड़ चुके हैं। इसके अलावा आरएसएस विचारक संगीत रागी हमारे साथ मौजूद हैं, यूसुफ अंसारी साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जयंत घोषाल होंगे कुछ ही देर में, नीलांजन मुखोपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कंचन गुप्ता भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले राजकिशोर, आपका रुख करते हुए राजनीतिक मायने इसके किस तरह से निकाले जाएं, कांग्रेस मुक्त अब नई दिल्ली। देखिए, जब ये बयान दिया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से कांग्रेस मुक्त दिल्ली, ये राजनीतिक तौर पर था, तो सत्ता परिवर्तन तो हो गया था, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन जिसको कहा जाए, वो व्यवस्था परिवर्तन का ये सबसे बड़ा प्रतीकात्मक सूचक है। ये जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का स्पीकर और प्रधानमंत्री, तो पूरा जो रायसीना हिल है वो आपकी, अब देखिए पूरी तरीके से कांग्रेस का वहां पर कोई व्यक्ति नहीं रहता है। तो व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में मुझे लगता है कि ये प्रतीकात्मक रूप से सबसे बड़ा संदेश या संकेत कहा जा सकता है। और जहां तक राजनीतिक आपने इसके मायनों की बात कही, तो अब जबकि राज्यसभा में बीजेपी का नंबर भी बढ़ने जा रहा है, उसी समय राज्यसभा में बीजेपी की विचारधारा का, हालांकि राज्यसभा का सभापति वैसे किसी पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उस एक वैचारिक पृष्ठभूमि है उनकी और एक वो राजनेता रहे हैं, तो जाहिर तौर पर बीजेपी को थोड़ी वहां पर सुविधा, या सरकार को वहां सुविधा जरूर होगी और इसके अपने महत्व होते हैं। बिल्कुल, इसके अपने काफी ज्यादा महत्व होते हैं और इसी वजह से बीजेपी काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आ रही है। जयंत घोषाल, आपसे मैं समझना चाहूंगी, फिर कांग्रेस के लिए क्या बचता है? देखिए, अभी बीजेपी का जो स्ट्रैटेजी है और उसमें ये बहुत स्पष्ट है, जैसे अभी बता रहे थे राजकिशन ने, कि आपके पास बहुमत है और ये सबसे पहला सरकार है जिस समय भाजपा अपने जो संख्या है, एनडीए भी नहीं, सिर्फ बीजेपी के जो संख्या है उसमें बहुमत है। और इस समय जितना प्रतिष्ठान है और उसमें ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और हर स्टेट में एग्रेसिव अप्रोच, ये इस समय भाजपा का जो स्टाइल है, जो अप्रोच है, जो स्ट्रेटजी है, उसमें कांग्रेस के लिए अभी बहुत, मतलब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें कांग्रेस इसका मतलब मुकाबला करना बहुत कठिन हो रहा है। और कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी अभी कम है, लीडरशिप में जो वहाँ के जो हर स्टेट में जो लीडरशिप है उसमें क्राइसिस है। तो इसमें अभी, और राज्यसभा में माइनॉरिटी था भाजपा, वो भी राज्यसभा में देखिए अभी माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ भाजपा वो भी खत्म हो गए हैं। अध्यक्ष जी को पार्टी ले आ रहे हैं राज्यसभा में, तो हर कदम इतना सोच समझ के भाजपा कर रहे हैं। और उस समय जो ऑपोजिशन यूनिटी, इस समय तो कांग्रेस को लीड करना चाहिए था सबसे बड़ा पार्टी के कारण, कि जो ऑपोजिशन यूनिटी का जो इंडेक्स, आप गोपाल गांधी ऐसे होना चाहिए, उसमें वो नजर नहीं आ रहे हैं। जयंत, तो मैं लौटूंगी आपके पास, आपने काफी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो एग्रेशन कांग्रेस पार्टी के भीतर दिखना चाहिए था उसकी कमी नजर आ रही है और वही एग्रेशन सत्ता पक्ष में मौजूद बीजेपी के अंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ जहां विस्तारवादी नीति उसकी लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब देश के महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर आज से हो जाएगा बीजेपी का राज। जल्दी से संगीत रागी में आपका रुख करते हुए, अब जो बातें वेंकैया नायडू की ओर से कही गई हैं, जाहिर तौर पर वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और इसी वजह से उन्होंने कहा कि लोगों का जो समर्थन मुझे मिला है, जीत एक तरह से सुनिश्चित है उनकी। देखिए, आंकड़ों का जो अंक गणित है वह तो वेंकैया जी के पक्ष में है, लेकिन मुझे हैरानी है कि कांग्रेस ने गोपाल कृष्ण गांधी को ही क्यों खड़ा किया। गांधी जी के जो लेगेसी है उनमें कहीं से नहीं दिखता है। वो जीवन भर जो उनके जीने की जो शैली रही है वो पूरा तो वेस्टर्नाइज्ड रहा है। वो अच्छे तरीके से एक आईएएस अधिकारी के रूप में जिए हैं, रौब के साथ जिए हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं लाए। फिर जो है वो एम्बेसडर के तौर पर उन्होंने ये किया, गवर्नर के तौर पर रहा, तो जीवन भर तो उनकी जो कार्यभूमि है वह तो राजमहलों में रहा है।
और अधिकारी के तौर पर रहा है। मुझे नहीं लगा कि कहीं से भी जो विपक्ष ने भी जो एक प्रतीक के तौर पर ही सही एक चुनाव मैदान में जो उतारा, वह कहीं से समझदारी भरा कदम कहीं से मुझे नहीं दिखता है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, इसलिए भी क्योंकि राज्यसभा को चलाना कोई एक ब्यूरोक्रेट चलाए उसे वो उतनी अच्छी बात नहीं है। बड़ा पॉलिटिकल मैनेजमेंट की जरूरत होती है। हम राज्यसभा में देखते हैं उनके सदस्यों से ज़्यादा समझदारी की अपेक्षा की जाती है, लेकिन राज्यसभा लोकसभा की तुलना में कम काम किया है यदि हम पिछले सेशंस को ध्यान में रखें तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु हो जाता है। और इस दृष्टि से वेंकैया जी जो है वो इसे बेहतर तरीके से चला पाएंगे। जस्टिस भी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, इसके अलावा तमाम दूसरे पदों पर रहे व्यक्ति भी जो नॉन पॉलिटिकल थे वो भी रह चुके हैं, तो फिर इसके लिए आपको कमी नजर आ रही है फिलहाल। वेंकैया नायडू का उपराष्ट्रपति बनना तय है, लेकिन कंचनदा यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि एक एक सांसदों का वोट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और कल डमी वोटिंग के दौरान हमने देखा 16 वोट किस तरह से गलत पाए गए, जिनको खारिज कर दिया गया और 6 को तो पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। अमित शाह इस पर नाराज भी हुए थे, तो क्या ये माना जाए कम से कम कल डमी वोटिंग के दौरान वाली गलती आज सांसद नहीं करेंगे? नहीं, ये आशा रखा जाता है कि वो नहीं करेंगे। देखिए, ये कोई पार्टी विशेष नहीं है कि किसी पार्टी के सांसद ने गलत वोटिंग की, लेकिन ये चिंता की विषय ये है कि ये चुनकर आए हैं, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और एक चुनाव में अगर वो वोट सही तरीके से नहीं डाल पाते तो ये कहीं ना कहीं इनकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है उसका भी एक रिफ्लेक्शन है कि एक साधारण वोट है, कोई कॉम्प्लिकेटेड बैलेट पेपर नहीं है, उसमें केवल एक पूर्ण विराम लगाना है नाम के पास में, और अगर वहाँ उतना भी ना कर पाए तो ये हमारी ये संसद में बैठ के क्या इनकी डिबेटिंग क्वालिटी क्या है, इनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी क्या है, और क्या ये सही माने में हमारे ये योग्य है इस पद के लिए, इस पर विचार होना चाहिए। कई महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई हैं और सवाल ये भी, कल अमित शाह ने ये भी कहा था कि अपने जो पेन है वो घर रखकर आएंगे सांसद, क्योंकि कई सांसदों ने अपने पेन से कुछ ने दस्तखत कर दिए थे, कुछ ने वहां पर सिग्नेचर बकायदा कर दिया था, कुछ ने क्रॉस का निशान गोपाल कृष्ण गांधी के सामने लगा दिया था, जबकि सिर्फ एक खड़ी लाइन अपने उम्मीदवार के सामने लगानी होती है। उसमें भी कई बीजेपी के सांसद फेल रहे थे और इसी वजह से अमित शाह की ओर से यह नसीहत भी दी गई है। फिलहाल सबसे बड़ी कवरेज उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज पर जारी है। एक एक वोट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ऐसे में सांसदों को खास ख्याल रखना होगा, खासतौर से उन सांसदों को जो कल 16 नंबर में शामिल थे जिन्होंने गलत वोटिंग की थी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए। यूसुफ अंसारी साहब, आपसे अंकित गुप्ता जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि कम से कम सांसद जो 15 से 20 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं वो अगर वोटिंग गलत कर देते हैं उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के चुनाव में तो ये अपने आप में हास्यास्पद पद है। क्या ये माना जाए कि आज कम से कम इन बातों का खास ख्याल रखेंगे सांसद? देखिए, अभी जैसे कंचनदा ने कहा था कि उम्मीद तो ये की जानी चाहिए कि सांसद इस बार वोटिंग करने में गलती नहीं करेंगे, और बड़ी हैरानी की बात होती है कि जिस चुनाव में सिर्फ एक टिक मार्क लगाना होता है या एक सिर्फ पूर्ण विराम लगाना होता है, वहाँ भी अगर सांसद ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं उनकी इमेज इससे ख़राब होती है कि हमने किन लोगों को चुन के भेजा है या पार्टियों ने उन कैसे लोगों को हमसे चुनवाया है, क्योंकि ये हम अपनी मर्जी तो चुनते नहीं है, जो पार्टी उम्मीदवार देती है उस पर से हमें चुनना होता है हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो ये पार्टियों की भी जिम्मेदारी होती है, पार्टियों के बाद नागरिकों की भी जिम्मेदारी होती है। तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि जिस तरह राष्ट्रपति के चुनाव में 21 सांसदों के जो वोट थे वो रद्द करने पड़े गलत की वजह से, तो इस बार एनडीए ज़्यादा एहतियात बरत रहा है और सांसदों को ट्रेनिंग भी कराई गई है। लेकिन उस ट्रेनिंग के बाद भी अगर कुछ सांसद गलत वोटिंग करते हैं तो वाकई ये बात सोचने की होगी कि भाई हम किस तरह के प्रतिनिधि हमारे हैं, और इतना बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत का है। बीजेपी की ओर से 2 बार भूपेंद्र यादव ने ट्रेनिंग दी है। उम्मीद यही कि कम से कम आज पूर्ण विराम लिखते समय ध्यान रखेंगे सांसद, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। फिलहाल सबसे बड़ी कवरेज उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।